सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को एसटीएस न्यूज के तरफ से नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। यह साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लाए और आप हमेशा स्वस्थ रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार नाम का एक ऐसा हीरो या पात्र मौजूद है जिसके इर्द गिर्द ही बीते 20 सालों से बिहार की राजनीति घूमती रही है। बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए एनडीए हो या महागठबंधन, सभी को नीतीश कुमार की जरूरत महसूस होती है। या यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसा जोड़न जिसके बिना दही नहीं जमती। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार बीते 18-20 सालों से बिहार की कुर्सी पर चुंबक की तरह चिपक गए हैं। जानकार भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति में फिल्म कोई भी बनाए, लेकिन हीरो का रोल नीतीश कुमार के लिए पहले ही फिक्स हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नए साल में हीरो का रोल नीतीश कुमार निभाएंगे या साइड रोल करने वाले कोई कलाकार बाजी मार ले जाएगा। बिहार में नए साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद छोड़कर साइड रोल यानी डिप्टी सीएम पद के लिए जो मारामारी चलती थी, शायद इस बार न देखने को मिले, क्योंकि इस बार फिल्म बनाने वालों ने साइड रोल वाला किरदार ही हटा दिया है। ऐसे में देखना है कि नीतीश कुमार का फ्यूचर प्लान 2025 में कैसा रहने वाला है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार की राजनीति का सूर्यास्त नजदीक आ गया है। इसकी झलक बीते कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में दिखाई भी देने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार भी लगता है कि हार मानने वाले नहीं है। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होने वाला है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने न सिर्फ तैयारी शुरू कर दी है, बल्कि साथ साथ उन मुद्दों पर काम करना भी शुरू कर दिया है जिनके सहारे वे जनता के बीच जाकर वोट मांगने जाएंगे। जहां सत्ताधारी दल नीतीश कुमार के सुशासन काल के विकास कार्यों और रोजगार के साथ साथ अन्य विकास योजनाओं को जनता को बताने में लगी है, वहीं विरोधी दल भी युवाओं से जुड़े मुद्दे को उठाने की तैयारी में है। दरअसल इस बार बिहार में विपक्ष के नेता यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। बात चाहे तेजस्वी यादव की हो, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की, सभी अखिलेश यादव की तरह युवाओं के मुद्दे को अपना चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं। दरअसल जिस लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को घेरने के लिए अखिलेश यादव को सिपाही भर्ती परीक्षा का मुद्दा बतौर बूस्टर डोज मिला था, उसी तरह बिहार में इन दिनों विपक्षी नेताओं को बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग का मुद्दा मिला गया, जिसको लेकर विपक्ष के नेताओं में जंग छिड़ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा का मुद्दा गर्म था और इसी मुद्दे को उठा अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर खूब हमला बोला, जो एक तरह से अखिलेश यादव के लिए बूस्टर डोज साबित हुआ और चुनाव में समाजवादी पार्टी को अधिक सीटें मिली थी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में राज्य में एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन इस चुनाव परिणाम की सबसे खास बात रही कि सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की ताकत में इजाफा हुआ। 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन जब करीब 5 महीने बाद जेल से बाहर आए तो झारखंड के साथ पूरे देश में वो एक मजबूत लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। झारखंड में वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जेएमएम का मनोबल ऊंचा है। इस चुनाव में जेएमएम ने अकेले 34 सीटें झटकर सभी को चौंका दिया था। अब वर्ष 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य से बाहर भी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का फैसला लिया है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे की दक्षिणी राज्य पर मिनी पाकिस्तान टिप्पणी की निंदा की है। उन्होंने इस टिप्पणी को बेहद दुर्भावनापूर्ण और बेहद निंदनीय बताया है। विजयन ने कहा कि यह केरल के खिलाफ नफरत भरे अभियानों को दर्शाता है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा था, केरल मिनी पाकिस्तान है, इसीलिए वहां से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जीत हासिल करते हैं। राणे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर हमला बोलते लेते हुए केरल पर निशाना साधा था। विजयन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के मत्स्य पालन और बंदरगाह मंत्री नितेश राणे केरल को मिनी पाकिस्तान करार देने वाली अपमानजनक टिप्पणी बेहद दुर्भावनापूर्ण और तरह से निंदनीय है। इस तरह की बयानबाजी संघ परिवार, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक गढ़ केरल के खिलाफ चलाए जा रहे घृणा अभियानों को दर्शाती है। विजयन ने लिखा कि हम केरल पर इस घृणित हमले की कड़ी निंदा करते हैं और सभी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों से संघ परिवार के घृणित प्रचार के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान करते हैं। तो पॉलिटिकल टेंशन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जारी रहने पर सोना नए साल में भी रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जारी रख सकता है और घरेलू मार्केट में यह उछलकर 85 रुपए से 90
रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन अगर भू राजनीतिक संकट कम होता है तो रुपए में गिरावट पर सोने के भाव गिर भी सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ताजा रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि सरकार की रणनीतियों के कारण नक्सलियों की हिंसा के मामलों में 48% की कमी आई है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पूर्वोत्तर भारत में कुल हिंसा के मामलों में सर्वाधिक मामले मणिपुर में हुए। सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई का सामने कर रहे नक्सली अब अंतर्राज्यीय सीमाओं के पास नए क्षेत्रों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसमें उन्हें कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA की एक ताजा रिपोर्ट में यह बात कही गई है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार की बहुआईनी रणनीति से हिंसक घटनाओं में 48% कमी आई है। इस रणनीति में अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की पहले शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2013 में 136 हिंसक घटनाएं हुई, जबकि 2023 में घटकर यह 594 रही। वहीं नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 65% कमी आई है। 2013 में 397 मौतें हुई थी, जो 2023 में घटकर 138 हो गई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मंगलवार को संत समाज सुधारक श्री नारायण गुरु, जिन्होंने लोगों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर की वकालत की थी, को सनातन धर्म के समर्थक के रूप में चित्रित करने के संगठित प्रयासों चेतावनी दी। उन्होंने सनातन धर्म को वर्णाश्रम धर्म से अभिन्न बताया और कहा कि यह चतुर्वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और कुछ नहीं बल्कि वर्णाश्रम धर्म जाति आधारित सामाजिक व्यवस्था है जिसे गुरु ने चुनौती दी थी और उस पर विजय पाई थी। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा समर्थित नए युग का मानवता धर्म समय के साथ खड़ा है। सीएम विजयन ने यहां श्री नारायण धर्म संगम के मुख्यालय शिवगिरी में आयोजित तीर्थ सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि गुरु को सनातन धर्म के ढांचे में बांधने की कोशिश करना संत का बहुत बड़ा अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि वर्णाश्रम धर्म वंशानुगत व्यवसायों को महिमा मंडित करता है, लेकिन श्री नारायण गुरु ने इन वंशानुगत व्यवसायों को चुनौती दी। ऐसे में गुरु को सनातन धर्म का समर्थक कैसे कहा जा सकता है? वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का पर्याय है या इसका अभिन्न अंग है? उन्होंने कहा कि गुरु का तपस्वी जीवन ही वह था जिसने संपूर्ण चातुर्वर्ण व्यवस्था पर प्रश्न उठाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि महाकुंभ मेला में मुख्य स्नान पर्व पर कोई प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा और इस अवसर पर पूज्य संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की जाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ के दृष्टिगत समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेला लगभग आकार ले चुका है और 7 से अधिक संस्थाएं यहां आ चुकी हैं। 1.5 लाख से अधिक टेंट की व्यवस्था मेला प्राधिकरण की ओर से की गई है। देश दुनिया से लोग प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए उत्सुक हैं। 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इसके लिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं भाजपा सरकार द्वारा यहां युद्ध स्तर पर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रयागवासियों से आतिथ्य सेवा के साथ ही महाकुंभ के दौरान स्वच्छता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करने की अपील करते हुए कहा कि स्वच्छता और आतिथ्य सेवा का जो उदाहरण उन्होंने 2019 के कुंभ में प्रस्तुत किया, उससे अच्छा अवसर इस बार उनके सामने आ रहा है। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इससे पहले सत्ताधारी आम आदमी पार्टी कई घोषणाएं कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने पर दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह वेतन देने की घोषणा कर बड़ा दांव चल दिया है। इस योजना का अखिल भारतीय मंदिर परिषद ने इस योजना का स्वागत किया है। अखिल भारतीय मंदिर परिषद ने पुजारी ग्रंथि योजना का स्वागत करने के साथ ही मंदिरों के सेवादारों को भी 18,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिए जाने की साथ ही यह भी मांग की है कि इन सभी के जो बच्चे हैं उनके लिए विद्यालय में पढ़ने के लिए सीट आरक्षित किया जाए, कॉलेज में पढ़ने की सीट आरक्षित की जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फॉर्मूला ई रेसिंग घोटाले में राज्य के मंत्री केटी रामा राव की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार 31 दिसंबर 2024 को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक इस मामले में याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। यह मामला 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला ई रेस के आयोजन में कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। दरअसल केटी रामा राव ने गिरफ्तारी से बचने और मामला रद्द करने के लिए इस याचिका को तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल की थी। 31 दिसंबर को अदालत ने सुनवाई पूरी की और निर्णय को फिलहाल स्थगित कर दिया। वहीं अंतरिम राहत के तौर पर केटीआर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। यह मामला 55 करोड़ रुपए के भुगतान से जुड़ा हुआ है जो फॉर्मूला ई रेस के आयोजन के लिए किया गया था।
जिसमें से 45 करोड़ रुपए का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया गया, जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था। यह भुगतान बिना कैबिनेट की मंजूरी के किया गया था। आरबीआई ने इस गैर अधिकृत लेन देन के लिए तत्कालीन तेलंगाना सरकार पर 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसे बाद में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ने चुकाया। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।